हाँ जी, आज हम ऑनलाइन स्टडी की ओर चलते हैं। तो शुरुआत करेंगे राजनीतिक विज्ञान। ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर की हम बात करेंगे। ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर की बात करते हैं तो बुक आती है राजनीतिक विज्ञान की। और समकालीन विश्व में राजनीति की हम बात करें, जब भारत स्वतंत्रता की ओर था उस पक्ष की हम बात करें तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां। नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां। देखिए, हम देखते हैं इसमें कि राष्ट्र के निर्माण के सामने क्या चुनौतियां थी। आज आपको पता है कि आज हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां आती है। जैसे आज हम पढ़ाई भी करते हैं तो हमारे सामने चुनौतियां रहती है कि किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है या हमें अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। हमें कई चुनौतियों को पार कर अपने लक्ष्य को पाना होता है। इसी प्रकार जब एक नया राष्ट्र बन रहा था, नए राष्ट्र का जब निर्माण हो रहा था, भारत देश का जब निर्माण किया जा रहा था, उस समय भी एक हमारे भारत देश के सामने कई प्रकार की चुनौतियां थी। तो हम देखते हैं वो चुनौतियां कैसी थी। हमने देखा कि भारत देश, हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है, ये तो आप सभी जानते होंगे। भारत देश, अब हम बात करें कि भारत देश को जो आजादी दी गई थी ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उस 4 जुलाई को जो प्रस्ताव पारित हुआ था ब्रिटिश संसद में, उसको 18 जुलाई को इस संसद द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया और यह तारीख दे दी गई कि भारत देश को 15 अगस्त 1947 को क्या दी जाएगी, आजादी दी जाएगी। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भारत देश को जो आजादी मिली है वो किस रिपोर्ट के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन रिपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन रिपोर्ट थी, या माउंटबेटन रिपोर्ट के द्वारा भारत को आजादी दी गई थी। एक रिपोर्ट जारी की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत का अंतिम वायसराय था, उसी के नाम से भारत की ब्रिटिश संसद में, पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पारित की गई जिसका नाम था माउंटबेटन रिपोर्ट। भारत को माउंटबेटन रिपोर्ट के आधार पर आजादी दी गई और आजादी का दिन तय किया गया 15 अगस्त 1947। इसी दिन की बात करें तो इसी दिन भारत एक अकेला देश आजाद नहीं हुआ था, भारत के साथ में एक और देश आजाद हुआ जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान। या हम कह सकते हैं 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान की हम बात करें तो इन दो देशों को आजादी मिली थी। आज आपको पता है जैसे ही किसी देश को आजादी मिलती है तो उसके सामने कई प्रकार की चुनौतियां होती है। उसी प्रकार हम भी देखेंगे हमारे जो नया राष्ट्र बन रहा था भारत, विभाजन की प्रक्रिया के बाद में जब दो देशों का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो उस समय जो नया राष्ट्र भारत बनने जा रहा था उसके सामने कौन सी चुनौतियां थी वो हम पढ़ेंगे। चुनौतियों की बात करते हैं तो हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रसिद्ध भाषण है उनका, आजादी से पहले उन्होंने एक भाषण दिया था। तो यदि हम उस भाषण की बात करें, नेहरू जी ने दिया था। किसने दिया था? नेहरू जी, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हम बात करें, नेहरू जी ने एक भाषण दिया जिसका नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट। भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट, चिर प्रतिशत भेंट। हम बात करें इसकी कि नेहरू जी ने एक भाषण दिया था संविधान सभा में, तो उस संविधान सभा में एक भाषण दिया गया था, उस प्रसिद्ध भाषण का नाम क्या था? भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट। अब हम बात करें कि देश आजाद हो गया। अब आजाद होने के बाद में हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां थी। अब हम देखें, ये जो हमारे सामने जब हमारा देश नया निर्माण हो रहा था, देश का विभाजन के बाद की जो कटु स्मृतियां थी, आप सभी को यह तो पता ही होगा कि देश कठिन परिस्थितियों में आजाद हुआ। हमारे सामने हमने देखा 3 प्रकार की चुनौतियां हैं। अब हम देख लेते हैं ये चुनौतियां कौन कौन सी थी। सबसे पहले हम बात करें
किसी देश को नए निर्माण के लिए सबसे प्रमुख चुनौती होती है एकता। एकता के रूप में स्थापित करना, पूरे देश को एकता के रूप में स्थापित करना, यह हमारे देश के सामने प्रथम चुनौती थी। यही हम बात करें तो देश के सामने दूसरी चुनौती थी कि यदि देश में एकता स्थापित कर दी जाए तो उस देश के ऊपर शासन चलाने के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। तो देश के अंतर्गत हम बात करें, निर्माण के अंतर्गत हमारे सामने दूसरी प्रमुख चुनौती थी लोकतंत्र। हम लोकतंत्र की बात करते हैं कि जब देश में देश को एकता के रूप में बांधा जाएगा तब किसी देश में लोकतंत्र स्थापित करना भी आवश्यक होता है। लोकतंत्र स्थापित करने के बाद में देश के सामने प्रमुख चुनौती थी नियोजित विकास की, कि देश के अंतर्गत नियोजित विकास की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि उस समय देश कई कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था। हमने कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी कि जब हमारा भारत देश आजाद हो रहा था तो दंगे प्रसाद, आतंकवाद हो रहा था, आतंकवाद को बढ़ावा, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, भूखमरी थी, लोग मर रहे थे। हमने देखा कि जब भारत देश का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश उस समय बट गए थे, तो उनकी हम बात करें तो इस समय यह हुआ कि लोग पाकिस्तान वाले भारत में आने के लिए मर रहे थे और जो भारत वाले थे वो पाकिस्तान जाने के लिए, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। यह हमने सबने देखा। इसके साथ हम देखते हैं कि जब भारत देश को 15 अगस्त को आजादी मिली, उस समय हमारे सामने तीन चुनौतियां थी। एकता के रूप में स्थापित करना देश को, लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना और नियोजित विकास के रूप में। यदि हम एकता के रूप की बात करें कि देश को एकता के रूप में कैसे स्थापित किया गया है, अब हम देखते हैं कि एकता के रूप की यदि हम बात करेंगे कि देश को एकता के रूप में कैसे एक जगह रखा गया, तो नेहरू जी के साथी मित्र थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और इनकी तुलना जर्मनी के सेनापति, फ्रांसीसी सेनापति थे, जर्मनी के थे, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था, बिस्मार्क, उनसे की जाती है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इसके सामने हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता के रूप में स्थापित करने के लिए देश की रियासतों का एकीकरण करना शुरू कर दिया था। यदि हम बात करें कि देश को एकता के रूप में किस प्रकार स्थापित किया जाता है, तो हम देखते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयास देश को एकता में स्थापित करने का किया था। हम देखें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की 565 रियासतों का एकीकरण किया। कितने का किया था? 565 रियासतों का एकीकरण किया। हमने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की 565 रियासतों का एकीकरण किया और देश को एकता के रूप में बांधने का प्रयास किया। हमने यह तो देख लिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता के रूप में स्थापित तो कर दिया। अब उस एकता में स्थापित हुए देश के लिए क्या लोकतंत्र आवश्यक है या नहीं? हमारे सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना देश में। और इस समय सबसे प्रमुख चुनौती की यदि हम बात करें तो लोकतंत्र ही था कि इतने बड़े देश का, क्योंकि भारत उस समय एक विशाल देश था। जैसे आज हम वर्तमान में बात करें कि भारत जो एक विशाल देश है, उसी प्रकार से भारत की आबादी उस समय भी बड़ी थी, बहुत ज्यादा थी, आकार वही था। अब हम बात करें इतने बड़े देश में ऐसे सांप्रदायिक माहौल में लोकतंत्र स्थापित करना भारत के सामने एक प्रमुख चुनौती थी। अब देश में लोकतंत्र स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण अहम बात हो गई थी। इसलिए देश में लोकतंत्र के लिए कई आलोचनाएं भी हुई। कई जगह हमने आलोचनाओं में देखा है, तो किसी ने कहा था कि नेहरू जी लोकतंत्र को अपनी आंखों से असफल होते हुए देखेंगे। कई लोगों की आलोचनाएं थी कि आप भारत देश के जो अनपढ़ और गवार लोग हैं, क्या वो वोटिंग करेंगे? क्या वो मतदान करेंगे? आप उनसे आशा करते हो कि वो लोग? अब हमने देखा, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि
जो आप मतदान कराने यानी भारत में जो लोकतंत्र स्थापित करवाने जा रहे हैं, यह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था कि आप जिसको स्टार्टिंग करने चाहते हो, लोकतंत्र को जो शुरुआत करना चाहते हो, वह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहलाएगा। अब इसके बाद हमने देखा कि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं। कई नेताओं ने इसका विरोध किया, कई आलोचनाएं भी हुई इसकी, लेकिन फिर भी 1951 से 1952 में, 51 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक भारत में प्रथम आम चुनाव करवाया गया और प्रथम लोकतंत्र की बात करें देश में 1952 का चुनाव सफल रहा, जिससे सभी आलोचनाओं के मुंह पर ताला लग गया। अब हम बात करें, देश में लोकतंत्र तो हो गया, अब देश के सामने अगली चुनौती थी नियोजित विकास की। नियोजित विकास की हम बात करें तो अब किसी देश में यदि लोकतंत्र स्थापित कर दिया तो देश का डेवलपमेंट करना तो आवश्यक है ही। अब हम नियोजित विकास की ओर बढ़ते हैं, तो नियोजित विकास की ओर भारत ने विदेशों से, इस समय नेहरू जी ने विदेशों से संबंध स्थापित करना भी शुरू कर दिया था। विदेशों से संबंध बनाना हमारे लिए इसलिए आवश्यक था क्योंकि बिना विदेशों से संबंध बनाए हम देश का विकास नहीं कर पाते। विदेशों से संबंध बनाना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था उस समय कमजोर थी, हमें विदेशों की सहायता लेनी बहुत जरूरी थी। इस समय क्या हुआ, देश के अंतर्गत एक आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम है योजना आयोग। नियोजित विकास के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की जाती है देश में, योजना आयोग। योजना आयोग हम बात करें हमारे भारत देश में, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की जाती है। योजना आयोग की स्थापना भारत देश में 1950 में की जाती है कि जिससे पूरे देश का नियोजित विकास किया जा सके। नियोजन की हम बात करें, इस योजना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था कि भारत देश का विकास कितने चरणों में होना चाहिए या किस प्रकार भारत देश को विकास की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब हम बात करें कि इस योजना आयोग ने स्टार्टिंग में, जब हम शुरुआत की बात करें, शुरुआत से बात करें कि जब देश हमारा आजाद हुआ, ये 47 में हमने आजादी ली, 3 साल हमारी आजादी को है, 1950 में हमारे देश को एक योजना आयोग मिल गया और इस योजना आयोग का काम था देश में विकास करवाना। इस योजना आयोग ने देश में विकास करने के लिए एक अलग से योजना चलाई जिसका नाम था पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, यदि हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए निर्धारित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत हम बात करें तो हमने देखा है कि पंचवर्षीय योजना का कार्य होता है कि आने वाले 5 वर्षों तक विकास के कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाता है और इसका एक उद्देश्य भी निर्धारित किया जाता है कि आने वाले 5 वर्षों तक भारत में के विकास में किस उद्देश्य पर ज्यादा जोर देना होता है।